आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सेल वॉल न्यूक्लियस। इस वीडियो में हम समझेंगे सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे, न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को हम बढ़िया तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, सेल के बारे में, सेल के डिस्कवरी के बारे में, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में, इसके अलावा हमने सेल मेम्ब्रेन पे वीडियो बनाया है, तो ज़रूर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9 के सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाएँ, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल। आपको अगर नहीं पता है अभी तक सेल वॉल क्या होता है, तो अब पता हो जाएगा इतने बेहतरीन तरीके से कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। सबसे पहले अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी बलून में वाटर भर दें तो जो बलून होगा वे सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन की तरह भाई काम करेगा, लेकिन अगर उसमें हम सुई या कुछ नीडल हम चुभो दें तो ये तुरंत फट जाएगा। लेकिन अगर हम उस बलून को जिसमें वाटर भरा है उसको किसी हम लकड़ी के मान लीजिए लकड़ी के कुछ किसी कंटेनर में रख दें, तो क्या हम सुई चुभोएंगे तो वे फट सकता है? नहीं, क्योंकि लकड़ी का बाहर से एक मजबूत आपको एक लेयर हमने बना के दे दिया, तो कैसे फटेगा? तो वही जो कंटेनर है लकड़ी का, सेम उसी तरह काम करता है सेल वॉल। सेल वॉल को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा सेल दो प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट में जो सेल होते हैं उसे प्लांट सेल कहते हैं, एनिमल में जो सेल होते हैं उसे एनिमल सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग होते हैं और ये रिजिड होते हैं, यानी कठोर होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में फिगर में देख सकते हैं, ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल कठोर होते हैं, ठीक है, और ये नॉन लिविंग होते हैं और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन बहुत पतले होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और इनको प्रोटेक्ट करता है कौन? सेल वॉल। बात समझ में आ गई? सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। सेलुलोज को केमिकली हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा सेल वॉल जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को, यानी सेल को एक शेप दे देता है। जैसा कि आप स्क्रीन में फिगर में देख सकते हैं प्लांट सेल में, तो इसको एक स्ट्रक्चरल शेप दे दिया, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, फिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ भी देते हैं, क्योंकि देखिए सेल वॉल आप जानते हैं कठोर होते हैं, जिसके कारण कठोर होता है तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाता है, साथ साथ जो है कि ये मजबूत भी हो जाते हैं, मतलब जो सेल होता है उसमें मजबूती आ जाती है, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपेयर करें तो प्लांट सेल क्या होते हैं? ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? तो सिंपल हमने समझा सेल वॉल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई सेल वॉल क्या है, तो आप कह सकते हैं सेल वॉल सबसे पहले तो ये क्या होते हैं? एक लेयर होते हैं जो रिजिड होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं, केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जो सेल वॉल होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल क्या करते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल का काम क्या क्या है। तो पहला याद रखिएगा, सेल वॉल सेल को डिफिनिट शेप देते हैं,
रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, मतलब सेल को क्या करते हैं, एक डिफिनेट शेप दे देते हैं। पहला पॉइंट, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कठोरता प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती भी देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो सेल वाल होते हैं वे जो सेल के अंदर इंटरनल छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। यानी जो सेल वाल होते हैं, सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट ये है कि जो सेल वाल होते हैं वे सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में फटने से बचाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमने अब पिछली वीडियो में बताया था कि हाइपोटोनिक मीडियम में जो सेल होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, जिसके कारण सेल फूल जाते हैं और फटने का डर होता है। तो अगर ऊपर से एक मजबूत दीवार लगा रहेगा तो कैसे फटेगा, कितना भी खा लो नहीं फटेगा, कितना भी पानी जाएगा तो फटेगा नहीं, क्योंकि सेल वाल उसे रोके हुए है। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि सेल वाल जो है कि हाईली परमिएबल होते हैं। सेल वाल क्या करते हैं, सब्सटेंस का फ्री मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, मतलब ये हाईली परमिएबल होते हैं, मतलब अलाउ करते हैं, आसानी से सब्सटेंस आ जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये रहा सेल वाल के बारे में। अब हम समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो आप सबसे पहले इमेज देख लीजिए। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। जिस प्रकार हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है, उसी तरह सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है। अगर आप फिगर में देखें तो न्यूक्लियस का शेप आप देखेंगे कि स्फेरिकल या तो ओवल शेप का होता है। बात समझ में आ गई। और ये क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि सेल में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का होता है। ठीक है। अगर हम समझें एनिमल सेल और प्लांट सेल में, अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में किसी एक कोने पे होता है, क्योंकि वैक्यूल इसमें होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल के डेवलपमेंट के कारण न्यूक्लियस किसी साइड में होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। ठीक है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। लेकिन ये जो टर्म है न्यूक्लियस, इसको किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था 1888 में। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस टर्म है किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था 1888 में। बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये पॉइंट नोट करने वाली क्या है कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि पर सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे आप सभी ये तो समझ रहे हैं, अधिकतर सेल में आपने एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, आप अधिकतर जानवरों को देख ले तो उसमें एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कई सारे देखिए बाई न्यूक्लिएट वाले, मतलब ऐसे सेल जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, तो पैरामेशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं। और इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएट सेल भी होते हैं, जैसे स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। आप इसका स्क्रीन पे फिगर देख सकते हैं, मसल फाइबर है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। कई सारे ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होते हैं, जैसे मैमेलियन आरबीसी, इसका आप स्क्रीन पे फिगर देख सकते हैं। फ्लोएम का सीयू ट्यूब सेल, ये आप फिगर में देख सकते हैं। सीयू ट्यूब के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका भी हमने वीडियो बनाया है, जाकर देख सकते हैं, क्लास 10th का भाई। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब आप अगर ध्यान से न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो जो न्यूक्लियस है ये चार चीज़ों से मेनली बना हुआ है। क्या क्या, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क। चार चीज़ें याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियस चार चीज़ों से बना हुआ है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप की। तो आप स्क्रीन पे फिगर देखें अगर ध्यान से, तो आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, अगर आप देखें तो न्यूक्लियस जो है चारों तरफ से, देखिए आप ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस जो है चारों तरफ से दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, आप देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखा रहे हैं, दो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन
क्या होते हैं, थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। उसी तरह ये 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, और बीच में इनके होता है स्पेस जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और इस पूरे को मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। तो जो न्यूक्लियस है वे चारों तरफ से न्यूक्लियर इन्वेलप से ढका हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऊपर वाले को आउटर मेम्ब्रेन, नीचे वाले को इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर आप देखें तो न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पोर्स हैं ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। यानी अगर आप पूरे सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल में साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई मटेरियल एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, तो इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। बात समझ में आ गई। देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम भी होते हैं, उनके सरफेस पे नहीं भी होते हैं। अगर नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम तो उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो वे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट समझते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा कि आप स्क्रीन पे फिगर में देख सकते हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढके होते हैं और ये विस्कस फ्लूइड होते हैं, मतलब एक तरह के गाढ़ा तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एंजाइम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। बात समझ में आ गई, 4 चीज़ें होती हैं। अगला हम समझते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। आप स्क्रीन पे फिगर देखें तो ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जो है स्फेरिकल बॉडी होता है, डेंस स्फेरिकल बॉडी, मतलब घना। अगर आप देखें फिगर में तो आपको दिख भी रहा होगा कि ये घना, इसमें सब ऐसे धागे की तरह है, घना स्फेरिकल बॉडी है, गोलाकार बॉडी है। न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार कन्फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस क्या अंतर है। तो न्यूक्लियस भाई पूरा एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। और ये कैसे होते हैं, डेंस स्फेरिकल बॉडी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और ये कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं किया होता है। तो अगर सेल डिवीजन होता है तो ये गायब हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लियोलस को आप कब देख सकते हैं, जब सेल डिवाइड ना हुआ हो, मतलब अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ है तब आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। अगर सेल डिवीजन होता है तो ये टूट जाते हैं। बात समझ में आ गई। याद रखिए, थोड़ा अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूक्लियोलस जो है किन किन चीज़ों से बना है आपको याद रखना है। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम, 4 चीज़ों से बना हुआ है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम। और इसमें क्या बनता है, राइबोसोम्स बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइबोसोम कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसमें बनता है राइबोसोम। तो कोई भी पूछेगा राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियोलस किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम से। बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट समझते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। आप देखें अगर ध्यान से तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको उलझे हुए धागे की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, यही क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क आप जो बोल लीजिए, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए जब सेल डिवाइड नहीं हुआ होता है तो ये उलझे हुए होते हैं, बहुत बड़े धागे की तरह। मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा धागा है तो ये उलझा हुआ है, तो उसकी तरह ये होते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो ये छोटे छोटे रॉड शेप स्ट्रक्चर में टूट जाते हैं, ठीक है, कंडेंस होकर। बात समझ में आ गई। और उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। यानी आप ये समझ गए कि ये शुरू में पहले खूब बड़ा सा रस्सी था उलझा हुआ, कब, जब सेल डिवीज़न नहीं हुआ था तो। लेकिन जब सेल डिवीज़न होता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और यही रॉड शेप स्ट्रक्चर लेते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम को हेरिडिटी व्हीकल्स बोला जाता है, क्योंकि ये गाड़ी होती है आनुवंशिकता की, ये जीन को कैरी करके पापा से बेटा में ले जाते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए,
यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए जीन को कैरी करते हैं और जीन जो है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं गैमेट के थ्रू। यानी आप 3 बात समझिए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये व्हीकल्स होते हैं हेरिडेटरी मटेरियल का, मतलब ये गाड़ी हो गया, और जो डीएनए है हेरिडेटरी मटेरियल है, मतलब गाड़ी में कोई बिस्कुट का पैकेट रखा है वे है, और जो जीन है वे पार्ले जी वाला छोटा छोटा बिस्कुट है। बात समझ में आ गया? तो हेरिडिटरी यूनिट हो गया। तो क्रोमोसोम व्हीकल्स ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, डीएनए जो हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं, और जीन जो है हेरिडेटरी यूनिट होते हैं। और जीन ही क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गैमेट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर्स, जो फादर का कैरेक्टर है पेरेंट का, वे बेटे में चला जाता है इन्हीं के थ्रू। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कैरी होते हैं, जो जीन होते हैं ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं प्रोटीन बनाने की। बात समझ में आ गया? चलिए, इतना बातें हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का काम क्या है। देखिए, पहला पॉइंट, न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है उसको मतलब उसका कंट्रोल सेंटर है। यानी सेल का जो भी एक्टिविटी होता है उसका कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस है। बात समझ में आ गई? सेल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका कंट्रोल सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियस होते हैं ये जीन का स्टोर हाउस होते हैं। जीन्स यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाले, जो क्या करते हैं, कैरेक्टर को पेरेंट से जो है कि सन में डॉटर में ले जाते हैं। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियस जो है सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेल डिवीज़न कैसा होगा ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। चौथी बात ये है कि न्यूक्लियस जो है राइबोसोम बनने में मदद करता है, ठीक है। पांचवी बात क्या है भाई? न्यूक्लियस हेल्प करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होने में। मतलब एक जनरेशन से जो कैरेक्टर है उसका ट्रांसमिशन दूसरे जनरेशन में किसके द्वारा होता है? तो न्यूक्लियस मदद करता है, ठीक है। छठी बात यह है कि भैया राइबोसोम जो है न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनता है क्या? राइबोसोम। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस का फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगली वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में समझेंगे, ये भी पार्ट ऑफ सेल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।